पश्चिम में गिलगिट बाल्टिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर पूरब में अरुणाचल के नामचा बारवा तक पैर पसारे खड़ा है लगभग 50 मिलियन साल पुराना हिमालय पर्वत। पर इस हिमालय से भी प्राचीन करीब 1800 मिलियन साल पुराना भी एक पहाड़ एग्जिस्ट करता है हमारे भारत देश में, और उसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर सदर्न हरियाणा और फिर राजस्थान को क्रॉस करते हुए गुजरात के अहमदाबाद जाकर खत्म होती है। और इन्हीं अरावली रेंजेस की गोद में राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू स्थित है। हमारे एक सब्सक्राइबर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के इसी माउंट आबू को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, पर इन्हें अंदाजा नहीं था कि माउंट आबू पहुंचने से पहले इनको एक छोटा सा जंगल क्रॉस करना पड़ेगा, और उस जंगल में इनके साथ कुछ ऐसी वारदात होने वाली थी जिसे सुनकर आपके अंदर आज ठंडी लहर जरूर दौड़ेगी। ये घटना मेरे साथ शेयर की है अंश भाई ने, जो राजस्थान के बड़ी सादरी टाउन में रहते हैं। फिलहाल उनके द्वारा भेजे गए इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये बात है 2023 की, जब अंश क्लास 12th में थे। अब उस टाइम पर इनका 14-15 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें कि लड़कियां भी शामिल थी, और ये सारे के सारे एक ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने जाते थे, और ये ट्यूशन टीचर अपनी वाइफ के साथ रहते थे और इनकी अभी अभी शादी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर सर का अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, कुछ भी होता तो ये लोग शेयर करते आपस में। तो एक दिन इन सबने मिलकर प्लान बनाया कि सर क्यों ना हम सब एक बाइक ट्रिप पर चलते हैं, आप भी मैडम को ले लीजिए और 3-4 दिन में माउंट आबू एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। तो उस समय सर के घर पर जितने भी बच्चे थे उनमें से एक लड़की को छोड़ के बाकी सारे लोग मान गए। तो टोटल 11 जनों का ग्रुप था जो इस ट्रिप के लिए तैयार हुआ। अच्छा, उस ग्रुप में 5 लड़के थे और 6 लड़कियां। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम उदयपुर जाएंगे और उदयपुर से बाइक रेंट करके फिर हम निकलेंगे माउंट आबू के लिए। ठीक ऐसे ही होता है। ट्रिप वाले दिन ये लोग सुबह 6 बजे बड़ी सादरी से ट्रेन में बैठकर उदयपुर पहुंचते हैं। सुबह 9:30 बजे ये लोग उदयपुर पहुंचे और दिन भर उदयपुर एक्सप्लोर करने के बाद शाम को वहां पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है। इनका प्लान तो ये था कि हम 5 बजे तक माउंट आबू निकल जाएंगे, पर वो लाइट एंड साउंड शो के चक्कर में इनको लेट हो गया। ये रात को 8:30 के आसपास लाइट एंड साउंड शो खत्म होने के बाद उदयपुर से बाइक लेके निकलते हैं माउंट आबू के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने उदयपुर से 6 बाइक्स रेंट की थी। यहाँ पर 5 लड़कों के बीच 5 लड़कियां बैठ गई, और जो एक एक्स्ट्रा लड़की बैठी थी वो सर मैडम की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। ये लोग ट्रिपलिंग करके निकलते हैं वहां से। अब जब ये लोग उदयपुर से निकले माउंट आबू के लिए तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो बहुत अच्छी ट्रिप हो गई हमारी। और इनका प्लान था कि अगर हम आज माउंट आबू नहीं पहुंच पाए, हमें अगर लेट हो गया तो हम रास्ते में कहीं पर होटल लेके रुक जाएंगे और कल सुबह पहुंचेंगे माउंट आबू। पर अगर यार ये सब प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता तो हंस आज हमें कहानी ही ना बेचते। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले थे इनके इस जर्नी में। नेशनल हाईवे रोड था और ये सब लोग बहुत आराम से चल रहे थे। सर ने बोला कि मैं सबसे आगे रहूंगा और तुम लोग मेरे को पीछे से फॉलो करना, कोई ज्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा। और करीब 85 किलोमीटर चलने के बाद जब रात के करीब 11:15 बज गए थे तब इन सबको भूख लगना स्टार्ट हुआ। अंश बताते हैं कि हम अभी ये सोच रहे थे कि कहीं पर होटल में चेक इन कर ले, पर वो पूरा हाईवे था तो कहीं पर हमें होटल दिखाई नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले कहीं पर रुक के खा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या करना है, कहीं रुकना है या फिर सीधा माउंट आबू पहुंचना है। अब इनकी जो राइड थी वो हो रही थी विंटर सीजन में। ये बताते हैं कि हाईवे पर जो ठीक ठाक ढाबे दिख रहे थे वो अभी बंद हो चुके थे, और सिर्फ जो ट्रक वालों के लिए लाइन होटल बने होते हैं ना वो सारे खुले थे। पर इनके सर ने बोला कि नहीं, हमारे साथ लड़कियां भी हैं तो हम लोग ऐसे ढाबों पर जाके खाना नहीं खाएंगे। ये लोग एक प्रॉपर रेस्टोरेंट के चक्कर में आगे बढ़ते गए उसी हाईवे पर, और यहीं पर हो जाता है खेला। अब करीब 40 मिनट तक ये लोग ऐसे ही राइड करते रहे इस उम्मीद में कि शायद कोई ढाबा मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। और फाइनली रात के 12 बजे जब ये लोग थोड़ा सा नैरो स्ट्रेच क्रॉस कर रहे थे तब रोड की साइड में थोड़ा सा अंदर जाके ये लोग देखते हैं कि एक ना छोटा सा ढाबा जैसा है, और उस ढाबे के सामने कुछ लोग चारपाई पे बैठे हुए। वहां पर बैठ के इन्होंने आग जलाई है और आग सेक रहे थे। इनके सर ने अपनी बाइक रोकी और बाकी लोगों को भी रोकने के लिए बोला, और ये सब लोग आपस में आते हैं, बातचीत करते। सर बोलते हैं कि देखो मुझे लगता नहीं है कि अब आगे कोई रेस्टोरेंट मिलेगा और भूख भी लग चुकी है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर खा लिया जाए। पर जब ये लोग होटल के थोड़ा और करीब गए हैं तब इन्होंने देखा कि भाई कोई वहां पर कस्टमर नहीं है। शायद वो होटल के 3-4 लोग जो स्टाफ थे वही लोग सामने बैठे हुए थे। सर ने अंश को बोला कि तुम आओ मेरे साथ। ये अंश को लेके जाते हैं उन लोगों के पास और पूछते हैं कि भैया यहाँ पर आसपास कहीं होटल मिल जाएगा। तब उन लोगों ने बोला कि सर अभी हाईवे पर तो ऐसे कुछ ढंग का होटल मिलेगा नहीं, आप लोगों को माउंट आबू ही जाना पड़ेगा, वहीं पर आपके हिसाब के लायक होटल मिलेगा। फिर सर ने अंश के साथ डिस्कस किया कि यार खाना खा लेते हैं, बाकी होटल का बाद में देखेंगे। इन लोगों ने पूछा उससे कि भैया कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पे। तब वो होटल वाला बोलता है कि भाई अभी मैं सिर्फ खिचड़ी बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ अवेलेबल नहीं है। सर बोलते हैं ठीक है बना दो आप।
ये बाकी बच्चों को इशारा करते हैं कि सब लोग अंदर आ जाओ। अब ये सारे बच्चे आके वही मचान के आसपास में बैठ जाते हैं और जो वो 4 लोग बैठे हुए थे वो इन बच्चों से बातचीत करने लगते हैं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, किधर जाओगे और ये सब। अब इसी बीच अंश और उसका एक दोस्त रवि ये बाकी ग्रुप के लोगों को बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा वॉशरूम करके आ रहे हैं होटल के पीछे से, तब तक खाना बन जाएगा, फिर खाना खा के निकलेंगे। एक्चुअली में इनको सिगरेट पीना था। अब वॉशरूम का बहाना करके ये लोग जाते हैं ढाबे के पीछे। ये लोग वहाँ खड़े होके यूरिनेट करते हुए साथ में सिगरेट जला के पी रहे थे और आपस में अपनी बातचीत कर रहे हैं दोनों। अभी 7-8 सेकंड ही हुए थे इनको। अच्छा, ये लोग जहाँ पर खड़े होके सिगरेट पी रहे थे उसके सामने पूरा एक बड़ा खेत था और साइड में एक रेलवे की पुरानी पुलिया थी और पुलिया के आसपास पेड़ वेड़ लगे हुए थे। ये दोनों उधर सामने देखते हुए बात कर रहे थे और फिर अचानक उस पुलिया के पास जो पेड़ था उसके पीछे से एक रोशनी दिखाई दी इनको। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, फिर अंश ने बोला रवि से कि भाई वो देखना, वो लाइट कहाँ से आ रही है। तब रवि ऐसे बहुत ध्यान से देखने लगा ऐसे करके और इसने अंदाजा लगाया कि वो ना कोई लाइट नहीं थी बल्कि कोई चीज थी ऐसी, किसी की आंख जो चमक रही थी, जैसे बिल्ली वगैरह की आंख चमकती है उस तरीके से। अभी ये लोग कुछ भी रिएक्ट कर पाते हैं कि वो जो चीज थी वो दौड़ के इनकी तरफ आने लगी। ये देख के इन दोनों ने सिगरेट फेंका और भाग के वापस अपने दोस्तों के पास आ गए। पर यहाँ पर वापस आके इन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। ये दोनों हाँफ रहे थे बहुत जोर जोर से। तब सर ने पूछा क्या हुआ, ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? तो बोला नहीं सर, हमने वहां से थोड़ा सा रेस लगाया था, कौन पहले भाग के आएगा, तो उसी चक्कर में हमारी सांस फूल गई है। अब इतनी देर में इनकी खिचड़ी तैयार हो गई थी और सारे वहां पर बैठकर खाना खाने लगे। तब जो वो होटल के स्टाफ थे उनमें से एक बोलता है कि अगर आज आपको रात में रुकना है तो माउंट आबू पहुंचने का एक छोटा रास्ता है, 55-60 किलोमीटर पड़ेगा और वैसे अगर आप ये नेशनल हाईवे पकड़ के जाएंगे तो आपको 80 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा और शायद आपको इस हाईवे पर कोई होटल भी ना मिले। पर जो वो छोटा रास्ता है वो कस्बों के बीच से होकर जाएगा। थोड़ा सा जंगल वाला स्ट्रेच पड़ेगा पर फिर आपको कस्बे दिखने लगेंगे, तो अगर आप चाहें तो उस रास्ते पर आपको होटल मिल सकता है। आपका मन किया तो आप होटल लेके रुक जाइएगा वरना सीधा आप माउंट आबू पहुंच जाइएगा। इन लोगों को भी लगा कि यार ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे, नहीं मन किया राइड करने का तो हम किसी कस्बे में रूम लेके रुक जाएंगे। खैर ये लोग खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी खाने के बाद ये सारे के सारे उस छोटे रास्ते से होते हुए माउंट आबू की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बार फॉर्मेशन समझना ये लोग कैसे चल रहे हैं। जो सर थे वो सबसे आगे और अंश के जो बाकी के दोस्त थे वो सब बीच में हैं और सबसे पीछे अंश है और उसका दोस्त रवि। जो अंश लड़का है इसके पीछे जो लड़की बैठी हुई है उसका नाम है रिया और रवि के पीछे जो लड़की है उसका नाम है जया। ये इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी था क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक आगे कहानी में। तो जब ये लोग उस ढाबे से निकले छोटे वाले रास्ते पर, तब अंश यहाँ पर बोलता है रिया से कि यार मैंने और रवि ने जब हम पीछे गए थे ना वॉशरूम के लिए तो हमने कुछ देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और वो हमारी ओर भाग के आ रहा था। और जैसे ही उसने रिया से ये बात बोली उसके 10-15 सेकंड के बाद ही सर अपनी मोटरसाइकिल रोक लेते हैं जो कि सबसे आगे चल रहे थे। वो उतरते हैं अपनी बाइक से और इन्होंने बोला कि यार मेरी बाइक ने ऐसे अभी झटका मारते हुए बंद हो गई है। अब सारे लोग बाइक को साइड में लगा के सर की मोटरसाइकिल देखने चले जाते हैं कि आखिर क्या खराबी हुई है। पर जिस जगह पर अभी ये लोग खड़े थे ना वो एक पतला सा रास्ता है और उसके दोनों साइड पर जंगल, मतलब ऐसा खाई वाला पॉइंट नहीं था पर ऐसे जंगल फैला हुआ था दोनों साइड। अब यहाँ पर अंश और रवि के साथ पहले ही वो घटना घट चुकी थी तो इनके अंदर सबसे ज्यादा डर बैठा हुआ था। ये फटाफट पहुंचते सर के पास और देखने लगे कि क्या खराबी हुई है। अब जब किसी को समझ नहीं आया तब इन्होंने जो गाड़ी का ओनर था जिससे इन्होंने रेंट किया था उदयपुर में उसको कॉल किया। तब गाड़ी के ओनर ने बोला कि भैया आप लोग अभी जिस जगह पर खड़े हो वहाँ पर तो अभी इस टाइम पे किसी को मैं भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर करीब 2:30 बज रहे थे रात के। ऑब्वियस सी बात थी कि इस समय कोई भी नहीं आने वाला था हेल्प करने। फिर इन्होंने बोला कि भैया कुछ तो कीजिए आप। तब उसने बोला कि ठीक है आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं ना मैकेनिक को कॉल करता हूँ और कॉल करके उसे लाइन पर लूंगा, तब वो जो समझाएगा आप वो बाइक में फिक्स कर दीजिएगा, हो सकता है ठीक हो जाए और अगर नहीं हुआ तो आपको फिर खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा, फोन कटने के बाद जो इनके ग्रुप के बाकी के लड़के थे वो थोड़ी दूरी पर चले गए और वहां पर अपना हंसी मजाक कर रहे थे बहुत जोर जोर से। सर ने बोला कि जंगल के बीच में खड़े हो, थोड़ा शांत रहो और ऐसे बोल के डांट दिया उनको। अब अंश ने दोबारा कॉल किया उस उदयपुर वाले बाइक रेंटल को तो उसने बोला कि भैया मैंने अभी कॉल किया मैकेनिक को, वो फोन नहीं उठा रहा है, मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करता हूँ। और इसी बीच जो उन लड़कियों का ग्रुप था उसमें से 4 लोग वॉशरूम करने के लिए जाते हैं जंगल के अंदर। उन 4 लोगों में जया और रिया भी थी। अंश यहाँ पर सर के पास खड़ा था, ये लोग सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे थे और तभी ये नोटिस करते हैं कि जो वो 4 लड़कियां वॉशरूम करने गई थी वो चारों चिल्लाते हुए जंगल से निकल के रोड पे आती है। इन लोगों ने पूछा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? तब वो लोग बताते हैं कि जब हम वॉशरूम कर रहे थे तो सामने पेड़ के पीछे से कोई ऐसे गर्दन निकाल के झांक रहा था हमारी तरफ। अब इनकी बात सुन के जो सर की वाइफ थी वो इन 2 लड़कियों को लेके, जया और रिया के अलावा जो वॉशरूम गई थी,
उन दोनों को लेके और साथ में जो 3 लड़के साइड में उधर खड़े होके बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। ये टोटल 6 लोग घुसते हैं जंगल के अंदर देखने के लिए कि क्या है। अब इस टाइम पे अंश मोटरसाइकिल के जस्ट साइड में ही खड़ा था। ये थोड़ा बहुत ऐसे हैंडल हिला के देख रहा था कि कहीं तार वार तो नहीं छूटा है। और तभी अंश ने ऐसा महसूस किया कि इसके गर्दन के पास एक ना गर्म हवा का ब्लो हुआ है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब ट्रक आपके पास से क्रॉस करे तो उसका जो गर्म धुआं निकलता है, वैसी गर्माहट अंश को फील हुई। ये बात बताने के लिए जब अंश थोड़ी दूर पर खड़े रवि के पास जा रहा था, तभी इसने देखा कि रवि के जस्ट पीछे से बहुत तेजी में एक लड़की निकली है। ये देखते ही अंश वहीं फ्रीज होके खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद इसने रवि को बुलाया अपने पास कि भाई अभी मेरे पास ऐसा एकदम गर्म हवा जैसा फील हुआ और मैंने देखा कि तेरे पीछे से एक लड़की गई बहुत तेजी से। रवि बोलता है कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर ना मुझे लगता है कि सर को बता देनी चाहिए हमें ये बात। अंश बोलता है कि नहीं यार रुक जा, अभी गाड़ी खराब हुई है, सब ऐसे ही परेशान है, थोड़ा आगे चल के बताएंगे। ये सब लोग सर के पास आके खड़े हो गए। इतनी देर में सर की वाइफ और जो 5 लोग अंदर गए थे उनके साथ, वो सारे भी जंगल से आ जाते हैं। आके बोला कि इनको तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ये लोग यहाँ पर उस बाइक रेंटल वाले के कॉल का वेट कर रहे थे और इस वेट के दौरान जो अंश लड़का है ना, इसके अंदर धीरे धीरे डर बिल्डअप करने लगा, क्योंकि इसने जो अभी देखा लड़की को क्रॉस करते हुए और गर्म हवा जो महसूस किया था, वो चीज इसे बहुत ज्यादा मेंटली इम्पैक्ट कर रही थी। इसने रवि को बोला कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं सर को बताने जा रहा हूँ। और अंश अपने सर के पास जाके पहले तो वो होटल वाली बात और फिर जो इसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ बता दिया। सर ने बोला कि यार जो तुम्हारे साथ ढाबे पर हुआ वहीं पर बताना चाहिए था, हम फिर नहीं आते इस रास्ते से, हाईवे पकड़ के ही जा रहे होते हम। फिर इन्होंने सारे बच्चों को बुला के बोला कि सब लोग एक साथ रहो, कोई इधर उधर खड़े मत रहो। अभी कुछ टाइम वेट करने के बाद उस रेंटल सर्विस वाले का भी कॉल आ गया और उसने कॉल पर मैकेनिक को कॉन्फ्रेंस में लिया था। तब मैकेनिक ने बोला कि आप लोग स्पार्क प्लग वगैरह थोड़ा चेक कीजिए, उसमें मे भी डस्ट चला गया हो। अब जैसे जैसे मैकेनिक ने बताया, अंश और रवि ने ठीक वैसे ही किया मोटरसाइकिल में और सर की मोटरसाइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ये सब लोग उस एरिया से सिंगल फॉर्मेशन बना के आगे बढ़ने लगते हैं। जो रवि लड़का था जो अंश के साथ गया था उस ढाबे के पीछे वॉशरूम करने, वो इस समय सर के जस्ट पीछे बाइक चला रहा है। रवि की बाइक के पीछे 3 और बाइक थी और सबसे लास्ट में अंश और रिया चल रहे थे। उस वाले स्पॉट से कोई 4.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो अंश के सामने बाइक चल रही थी ना, इस लड़के का नाम था गौरव। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था नेहा। गौरव अपनी मोटरसाइकिल की ब्रेक मार देता है। अंश भी पीछे रुक गया। गौरव के आगे जो बाकी लोग चल रहे थे वो थोड़ा सा दूर पे थे, तो अंश और गौरव यहाँ पर रुके हुए। अंश ने पीछे बैठे हुए पूछा गौरव से कि भाई क्या हुआ, मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? तब गौरव बोलता है कि भाई पीछे नेहा बैठी है, उसको पीरियड्स आ गए, अभी इसको चेंज वेंज करने जाना है। तब अंश बोलता है कि ठीक है हम दोनों ये मैनेज कर लेते हैं, आगे जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। अब रिया अंश के पीछे से उतरती है और ये नेहा को लेके थोड़ा साइड में जाती है अंदर चेंज वेंज करने के लिए। जितनी देर में वो लोग अंदर गए, अंश ने यहाँ पर सिगरेट जला ली। सिगरेट जलाई तो गौरव भी उसके पास खड़ा था। इसने गौरव को बोला कि भाई ले तू भी पी ले। तब गौरव मना कर देता है कि भाई मैं ना सिगरेट नहीं पीता। तब अंश 1-2 बार और बोलता है कि भाई पी ना, एक बार ट्राई तो कर। इतने में अंश को जंगल से एक लड़की की आवाज आती है कि इसे क्या बार बार पूछ रहा है, मेरे को देना सिगरेट, मैं पीऊंगी, इतने साल हो गए हैं मुझे। ये आवाज अंश और गौरव दोनों को सुनाई थी। भाई दोनों की ऐसी हालत खराब हुई। यहाँ अंश ने सिगरेट फेंकी और रिया को आवाज देने लगा कि रिया जल्दी आना, चलते यहाँ से। पर अंदर से रिया का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब एकदम पैनिक वाला माहौल बन चुका था। इसने 2-3 बार और आवाज दी पर रिया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इनको अभी उस जगह पर खड़े हुए 10-12 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर जो इनके साथी आगे चल रहे थे उनमें से एक का कॉल आता है अंश को कि यार कहाँ रह गए तुम लोग। तब अंश ने बोला कि यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, रिया और नेहा अंदर गए थोड़ा पैड वगैरह चेंज करने। जब अंश ने ये बात बताई तब उसके जो बाकी दोस्त थे वो लोग बोले कि ठीक है तुम लोग वहीं रुको, हम आ रहे तुम्हारी तरफ, क्योंकि सर ने बोला था कि लेके आओ उनको, एक साथ ही हम लोग चलेंगे। इतने में अंश और गौरव थोड़ा सा जंगल के अंदर जाते हैं इन दोनों लड़कियों को वापस लाने के लिए। और जैसे ही अंदर गए ना, सामने इनको रिया और नेहा दिख गई। अंश चिल्लाता रिया पे कि यार इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तब रिया चुपचाप चल के आती है अंश के पास और इसके पीछे खड़ी हो जाती है। अंश पूछता है इससे कि नेहा कहाँ है? तब रिया ने ऐसे फिंगर पॉइंट आउट करती है। नेहा भाई एक पेड़ के नीचे ऐसे करके बैठी हुई है। गौरव धीरे से चल के जाता है उसके पास ऐसे बोलते हुए कि चल हम लोग को लेट हो रहा है। और जैसे उसके पास पहुंचा तब नेहा ऐसे उठ के बैठ जाती है, बोलते कि हाँ चल, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके। ये चारों जंगल से बाहर आते हैं और इतने देर में इनके बाकी के दोस्त भी पहुंच गए थे। सब अपनी अपनी बाइक पर बैठ के आगे बढ़ने लगे।
फिर पीछे बैठी रिया धीरे से अंश के पास आती है और इसके कान के पास आके बोलती है कि यार पता है अभी क्या हुआ जंगल में। अंश बोलता है क्या हुआ। रिया ने बोला कि जब हम अंदर पैड चेंज करने गए ना तब नेहा पेड़ के पीछे चली गई थी और कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि नेहा वहीं पेड़ के पीछे खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। रिया ने यह देखकर उसे आवाज लगाई कि नेहा हो गया तेरा, तो चले क्या हम लोग यहाँ से। तब नेहा उधर से रिप्लाई करती है कि तेरे को इतनी जल्दी क्यों हो रही है, चलेंगे ना आराम से। और ये आवाज नेहा की नहीं थी। रिया बताती हैं कि ये कोई 28-29 साल की लड़की बोल रही थी। फिर रिया बताती हैं कि मैंने एकदम घबरा के ऐसे पूछा उससे कि तेरी आवाज को क्या हो गया। तब नेहा यहाँ पर पेड़ के पीछे ही खड़े होकर एकदम हंसने लगती है बहुत अजीब तरीके से और बोलती है कि मेरी आवाज को तो कुछ नहीं हुआ, पर जो तुम लोगों के साथ आगे होने वाला है ना। और इतना बोल के वो और जोर जोर से हंसने लगी। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे तेरी आवाज सुनाई तो दे रही थी पर मैं ना रिप्लाई नहीं कर पाई कुछ भी। अब रिया की ये बात सुन के अंश और ज्यादा डर जाता है। इनके जस्ट पीछे ही गौरव था अपनी मोटरसाइकिल लेके, जिसके पीछे नेहा बैठी हुई थी। गौरव हल्का सा और आगे आता है तो ये लोग थोड़ा पैरेलल हुए और उस टाइम पे अंश और रिया ने पीछे मुड़ के देखा नेहा की तरफ। और भाई नेहा यहाँ पर हल्का गर्दन टेढ़ा करके इनकी ही ओर देखते हुए एक बहुत ही क्रिपी स्माइल दे रही थी। अब ये देख के अंश समझ जाता है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ हो चुकी है। ये ना गौरव की तरफ देखते हुए हल्का से आंखों से इशारा करके बताने की कोशिश करता है कि भाई रुक जा, बाइक रोक दे। बोल भी नहीं पा रहा था, ये डायरेक्ट चाहता नहीं था कि उसको बोल के बताए। नेहा उसके पीछे ही बैठी हुई थी पर इशारे कर रहा था ऐसे गौरव को कि रोक दे बाइक, पर गौरव को कुछ समझ ही नहीं आया। अब माउंट आबू पहुंचने से 13 किलोमीटर पहले सर अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं साइड में। इन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करना था तो सारे बच्चे सर के पास ही अपनी मोटरसाइकिल लगा के नीचे उतर जाते हैं। अंश बताते हैं कि जो नेहा लड़की है ना ये एकदम नॉर्मल होके हमारे साथ बहुत घुल मिल के बात कर रही है। यहाँ पर अंश गौरव को थोड़ा साइड में ले जाके सारी बात बताता है कि यार अभी नेहा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये बात सुन के गौरव डर गया बहुत। भाई बोला कि मैं उसे मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा के नहीं ले जाऊंगा। तब अंश ने बोला कि भाई तू ऐसे रिएक्ट मत कर, तू नेहा को ये बात पता मत चलने दे कि तुझे पता चल गई उसकी सच्चाई। ये लोग कुछ देर वहां पे रेस्ट करने के बाद जब अपनी अपनी बाइक पे बैठने लगे तब नेहा आती है अंश के पास और बोलती है इससे कि तू बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है क्या। और ना एकदम गुस्से में देखने लगी उसकी तरफ। नेहा की ये लाइन सुन के अंश का यहाँ पे खून सूख जाता है। वो रिया को बुलाता है और फटाफट ये दोनों मोटरसाइकिल पे बैठते हैं। इसने नेहा को कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये रिया को बुलाता है और ये दोनों मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं और सब वैसे ही पहले वाले फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगे। अब देखो जो सर थे उनके दिमाग में तो ये चीज चल ही रही थी कि अभी हमारा पीछे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब ये लोग माउंट आबू पहुंचने वाले थे उससे जस्ट पहले रोड की साइड पर इनको एक मंदिर दिखाई देता है। इस समय तक सुबह के 4:30 बज चुके थे क्योंकि पूरा पहाड़ी रास्ता था। ये लोग आराम आराम से ही राइड कर रहे थे और जहाँ पे ये लोग रेस्ट करने के लिए रुके थे तब सर ने बोला था कि जब उजाला होने लगेगा तभी हम माउंट आबू पहुंचेंगे, नहीं तो ऐसे रात रात को पहुंच जाएंगे तो मे भी हम लोग को होटल ना मिले। अब माउंट आबू पहुंचने से थोड़ी दूर पहले जब इनको वो मंदिर दिखा तब सर ने सबको इशारा किया कि सारे लोग मंदिर के पास आ जाओ, हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग मंदिर में गए। उस समय तक वहाँ पुजारी जी भी आ चुके थे। सब लोग मंदिर के अंदर गए पर जो नेहा लड़की थी उसने मना कर दिया। सर ने बोला कि चल ना, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है। तब नेहा बोलने नहीं नहीं मुझे भी पीरियड्स है, मैं नहीं आ सकती, ऐसे करके बहाना मारने लगी। सर को लगा कि ठीक है मैं भी पीरियड्स चल रहा है इसलिए नहीं आ रही है। तभी अंश जाके सर को साइड में ले जाके सारी बात बता देता है। तब सर यहाँ पे बाकी लड़कियों को इशारा करते हैं कि यहाँ पास आ जाओ नेहा के, और इन्होंने फिर अंश को बोला कि एक काम करो तुम लोग मंदिर के अंदर जाओ और पुजारी जी को यहाँ बुला के लेके आओ। तब अंश बाकी लड़कों को लेके मंदिर के अंदर जाता है और इसने वहां जाके पुजारी जी को सारी बात बता दी। अब पुजारी जी जैसे ही बाहर आए इन्होंने नेहा को देखा तब इन्होंने दोबारा उन लड़कों की तरफ देखते हुए बस एक लाइन बोली कि तुम सबने अपने हाथ पर कलावा बांध रखा है ना, इसी वजह से अभी तक तुम लोग बचे हुए हो, वरना ये जिस तरीके की स्पिरिट है ना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। तब पुजारी जी ने मंदिर के अंदर से एक नींबू निकाल के दिया और सर को बोला कि नेहा के ऊपर 21 बार घुमाने के बाद इसके 4 टुकड़े करके चारों डायरेक्शन में फेंक दीजिए। और ऐसा करने के बाद पंडित जी फिर भभूत निकाल के नेहा के माथे पर लगा देते हैं। अब जैसे ही माथे पर भभूत लगा वो एकदम छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से। तब जो मैम थी और बाकी लड़कियां थी उन्होंने मिलके नेहा को पकड़ के रखा एकदम। कुछ टाइम के बाद नेहा बेहोश हो जाती है और कोई आधे घंटे के बाद जब वो होश में आई तब एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। पंडित जी ने बोला कि लौटते समय उस रास्ते से मत जाइएगा आप लोग।
फिर सर ने पूछा कि पंडित जी मतलब क्या था ये, किसकी स्पिरिट थी। तब इन्होंने बताया कि जहाँ पर अंश और रवि ने पहली दफा उस चीज को देखा था उसी के पास में पहले एक फैमिली रहती थी। उस टाइम पर कोई ज्यादा घर नहीं बने हुए थे। वो बताते हैं कि एक शाम को 4-5 शराबी लोग उस रास्ते से निकल रहे थे और तभी ये लड़की उनको रोड के साइड पर दिख गई। इन 4 लोगों ने उस लड़की का रेप किया और फिर उसे रोड के साइड पर ही छोड़ के चले गए। ये लड़की अपने घर वापस आके सारी बात बताती है और इस घटना के 2 दिन के बाद ही वो लड़की अपने कमरे में डेड पाई जाती है। पंडित जी ने बोला कि ये तो क्लियर नहीं है कि वो खुद से मरी या फिर उसके फैमिली वालों ने उसे मार दिया बदनामी के डर से, पर उसके मरने के 3 दिन के बाद ही ये फैमिली रातों रात अपना पूरा घर खाली करके दूसरी जगह चली जाती है। कहाँ पर गए ये लोग किसी को भी आइडिया नहीं है। उस लड़की को अभी भी मुक्ति और न्याय नहीं मिला है, तो इस वजह से उसकी आत्मा उस इलाके में भटकती है। जब भी कोई उसके इलाके को ऐसे ग्रुप में क्रॉस कर रहा होता है तो उस लड़की की आत्मा को यही लगता है कि ये उन्हीं 4 लोगों में से एक है और इसकी आत्मा उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब ये सब सुनने के बाद सर ने आगे जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसी समय जब सुबह हुई तब इन्होंने एक ढाबे में थोड़ा सा खाना वाना खाया और सेम डे ये हाईवे पकड़ के वापस उदयपुर आ जाते हैं। उदयपुर पहुंच के इन्होंने बाइक सबमिट की और फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ के वापस बड़ी सादरी अपने टाउन पहुंच जाते हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अच्छा, मैं ना इस चैनल पर हर सैटरडे और वेडनेसडे को स्टोरी डालता हूँ, पर अगर आपको ऐसी स्टोरीज में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है और आपने इस चैनल की सारी वीडियोस देख डाली है, मात्र 29 रुपए देकर आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं हर वीक मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता हूँ। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।